Our today's topic is Joule's law and Joule coefficient. What is Joule's law? And here is an experiment shown in this figure. यहाँ एक चित्र में ये जूल का एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है जिसमें ए और बी ये दो बल्ब हैं जो क्या है एक स्टॉप कॉर्क से आपस में संबंधित किए हुए, कनेक्ट किए हुए, जुड़े हुए हैं। ये दोनों बल्ब है वो वाटर थर्मोस्टेट में रखे हुए हैं, यानी कि जो वाटर है उसका ताप नियत रहता है। उसमें एक थर्मामीटर है और एक स्टीरर है। स्टीरर से क्या होता है, विलोडक से ताप इसका समान रहेगा और थर्मोमीटर से हम इसका ताप ज्ञात कर लेंगे। Initially bulb A is filled with gas and B is evacuated and the temperature of the thermostat is T। प्रारंभ में क्या होता है कि A है उसमें गैस भरी हुई है और B है वो वैक्यूम है, उसमें निर्वात है, और जो थर्मोस्टेट है वाटर थर्मोस्टेट उसका टेम्परेचर है कैपिटल T। Now stop cork is opened, so gas is expanded from A to B and filled equally in both bulbs। अब क्या होता है कि हम इस स्टॉप कॉर्क को खोलेंगे तो जो गैस है वो बल्ब A से B में प्रसारित होगी और दोनों में बराबर रूप से समान रूप से वितरित हो जाएगी, क्योंकि ये बल्बों का आकार सेम है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ थर्मोस्टेट वाज फाउंड अनचेंज्ड आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ गैस। और इस प्रयोग में जूल ने ये पाया कि जो अंतिम ताप था, जो बाद वाला ताप था, वो अपरिवर्तित रहता है। मेरे ख्याल से ये डायग्राम और इससे संबंधित थ्योरी प्रयोग समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट, जो आंतरिक ऊर्जा है कैपिटल ई वो फलन होती है वॉल्यूम और टेम्परेचर, यानी कि आयतन और ताप का फलन होती है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं D इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी टी। मतलब पहले हम क्या करेंगे, जिस एक को हम स्थिर रखेंगे और दूसरे के सापेक्ष अवकलन करेंगे और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने ई का ताप के सापेक्ष अवकलन किया और वॉल्यूम को स्थिर रखते हैं, स्थिर रखा हुआ है वो कोष्ठक के बाहर है, और dt से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, ताप को स्थिर रखेंगे और आयतन के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन या अवकलन करेंगे और dv से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होता है कि डेल ई अपॉन डेल टी, इसको हम सीवी हमने पहले पढ़ा भी है। सीवी क्या होती है, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। तो ये डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, तो इसको हम सीवी ही लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया इसका सीवी डी टी, और प्लस जो दूसरा टर्म है उसको हमने एज इट इज रख लिया। अब क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था, जो बाह्य दाब था, वो 0 था, क्योंकि दूसरा जो बल्ब था वो इवैक्यूएटेड था, निर्वातित था, इसलिए वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर 0 था। और W होता है वो P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है, क्योंकि प्रेशर वाज 0 देन W इज आल्सो 0, सो यहाँ कार्य 0 हुआ। इसके अलावा क्या हुआ कि ये जो है वो dt, इसका टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है। कि हमने देखा था कि फाइनल टेम्परेचर है वो अनचेंज्ड रहता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, सो dt इज आल्सो 0 एंड इन दिस केस नो हीट एंटर और लीव्स द सिस्टम, सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए Q भी 0 है। तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हुआ तो हम जानते हैं कि जो डेल्टा ई है वो Q माइनस W होता है, और W यहाँ 0 है, Q इज आल्सो 0, सो डेल इज आल्सो 0। तो यहाँ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0 होता है। नेक्स्ट,
अब यहाँ क्या हुआ कि इन दिस एक्सपेरिमेंट सिंस डी इज जीरो, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में हमने सिद्ध कर दिया कि ये आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, डी टी है वो भी जीरो है। तो हमने समीकरण क्या हुआ कि समीकरण 2 में, या हम समीकरण 2 में देखते हैं, क्योंकि डी टी जीरो है, ये डी टी जीरो है, तो डी टी जीरो, तो ये फर्स्ट टर्म जीरो हो गई, फर्स्ट टर्म जीरो हो गई। तो क्या हुआ कि और डी इज आल्सो जीरो, सो जो ये सेकेंड टर्म है उसकी वैल्यू भी क्या हुई, जीरो हो गई। तो यहाँ ये जो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है इंटू डी वी है, वो क्या है, जीरो है। अब देखिए कि ये जो जीरो हुआ, ये दो राशियाँ, एक डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है और दूसरी डी वी है। तो इनमें से जब भी दो राशियों का गुणनफल यदि जीरो होता है या मल्टीप्लिकेशन जीरो होता है, तो उनमें से एक जीरो होगी। लेकिन हमें पता है कि चूँकि यहाँ गैस एक्सपेंड हो रही थी, विस्तारित हो रही थी या प्रसारित हो रही थी, तो डी वी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, सो इट इज़ डेफिनेटली दैट डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज जीरो। तो यही है वो क्या है, ये जो टर्म है वो, यानी कि जो स्थिर ताप पर है, वो जो आंतरिक ऊर्जा आयतन के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है, यही जो है वो जूल का नियम है। इसी राशि को हम जूल्स लॉ बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जूल द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डज नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो आयतन पर निर्भर नहीं करती है। और ये जूल का नियम ये कहता है कि ई है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा है, वो केवल ताप का फलन होती है। दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ, और ये क्या कहलाता है, जूल का नियम कहलाता है। ये जो डेल ई अपॉन डेल वी टी, ये जूल्स लॉ था, वो ये आइडियल गैस के लिए था, यानी कि आदर्श गैस के लिए था। आदर्श गैस में जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल क्या होता है कि ताप का फलन होती है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। तो जूल का लॉ है वो केवल आदर्श गैस के लिए लागू होता है। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेज। यदि रियल गैस या वास्तविक गैसों की बात करें तो यहाँ पर जो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है वो जीरो नहीं होता है, जैसा कि आदर्श गैस में होता है। तो ये डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है वो आंतरिक दाब कहलाता है, इंटरनल प्रेशर कहलाता है। सो इंटरनल प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज, आइडियल गैस का आंतरिक दाब क्या हो गया, जीरो हो गया, या इंटरनल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज जीरो, बट फॉर इंटरनल प्रेशर ऑफ रियल गैस इज नॉट जीरो। टू कैलकुलेट द डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर रियल गैस वी यूज टर्म म्यूजे। म्यूजे क्या है, ये जूल्स कोफिशिएंट है, और इस जूल कोफिशिएंट की सहायता से हम डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर याद कर सकते हैं। ये जो जूल कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, ये होता है डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी, यानी कॉन्स्टेंट ई, ये म्यूजे होता है। इसको हम समीकरण इक्वेशन नंबर 4 देते थे। और इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम इसमें क्या होगा, एक साइक्लिक रूल लगाएंगे। साइक्लिक रूल में क्या होता है कि तीन जब राशियां हैं ई वी और टी, तो उनमें क्या होता है कि जैसे इन तीनों में, जैसे डेली हम देख रहे हैं, डेली क्या होता है कि एक में क्या होगा, अंश में रहेगी, यानी कि नोमिनेटर, और एक में डिनोमिनेटर। तो ऐसे ही क्या होता है वी भी यहाँ पर हम देखते हैं, एक में क्या होता है नोमिनेटर रहेगी, यानी कि अंश में रहेगी, एक में हर में रहेगी। और वैसे ही जो डेल टी भी है वो एक में अंश में है, यानी कि नोमिनेटर में, एक में डिनोमिनेटर में। इसके अलावा जैसे हम डेल ई अपॉन डेल वी की बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये जो मतलब तीनों राशियों में दो तो एक में आई जाती है, और जो रिमेनिंग है, जो शेष है, वो उसको स्थिर रखा जाता है। तो ये टी स्थिर है, इसमें डेल वी अपॉन डेल टी में ई स्थिर है, ई कांस्टेंट है, और डेल टी अपॉन डेल ई में वी कांस्टेंट है। और इनका जो गुणनफल इस तरीके से होता है वो -1 के इक्वल होता है। इसको हम साइक्लिक रूल कहते हैं या चक्रीय नियम कहते हैं। अब क्या है कि जो हम पता है कि डेल ई अपॉन डेल टी,
ये समीकरण 5 को हम आप ये सिस्टम के ये इसी क्रम में याद करनी है। अब डेल ई अपॉन डेल टी होता है इट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वो तो सी वी होता है, और डेल टी अपॉन डेल वी ई मैंने ये पहले बताया था, ये तो म्यूजे जे जूल कोफिशिएंट होता है। अब हम क्या करेंगे, यदि हम केवल डेल ई अपॉन डेल वी टी को इधर रखें राइट साइड आर एच एस में, और उसको लेफ्ट हैंड साइड में करें, तो ये मतलब क्या होता है कि ये इनके आंसर परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे इधर ये दोनों राशियां जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये जैसे डेल वी अपॉन डेल टी है, तो ये डेल टी अपॉन डेल वी हो जाएगी एट कॉन्स्टेंट ई, और डेल टी अपॉन डेल ई है वो हो जाएगी डेल ई अपॉन डेल टी। तो यहाँ हम इसको हम ये जो डेल ई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर आएगा वो आएगा -CV म्यूजे, और इसकी सहायता से यदि हमें म्यूजे पता है, जूल कोफिशिएंट पता है, और हमें CV यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पता है, तो हम उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा और उसका जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो डेल ई अपॉन डेल वी टी। ये हम इस तरीके से हम रियल गैस या वास्तविक गैस के लिए जो इंटरनल प्रेशर का या आंतरिक दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। इंटरनल वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट मीन्स इंटरनल प्रेशर ऑफ रियल gas can be calculated. So this topic is over. Thank you so much.